Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. The first article is related to free trade agreement between European Union and India. So first point is India and the European Union have concluded negotiation for a long pending free trade agreement marking a major breakthrough after years of talk. तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कंक्लूड कर लिया है नेगोशिएशन फॉर अ लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग था। मार्किंग अ मेजर ब्रेक थ्रू आफ्टर ईयर्स ऑफ टॉक। मतलब ये एक बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है फॉर इंडिया एंड फॉर यूरोपियन यूनियन आफ्टर ईयर्स ऑफ टॉक। And the second point is the deal has been approved at the political level by both sides with the final legal text to be completed after legal scrubbing. तो जो डील है वो अप्रूव्ड हो चुकी है एट द बोथ साइड बाय पॉलिटिकल लेवल with the final legal text to be completed after legal scrubbing. Legal scrubbing, its mean it is a checking a document from legal point of view. Third point, the conclusion was timed with the EU-India summit in New Delhi attended by PM नरेंद्र मोदी and senior EU leadership. तो जो कंक्लूज़न हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वॉज टाइम्ड विद द EU समिट इन न्यू दिल्ली। मतलब समिट कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली। और किसने अटेंड किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और सीनियर EU लीडरशिप ने। फोर्थ पॉइंट, द EU लीडरशिप डिस्क्राइब्ड अ सक्सेसफुल इंडिया एज बीइंग इन द वर्ल्ड इंटरेस्ट अंडरलाइनिंग इंडियाज ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेवेंस। तो EU लीडरशिप ने डिस्क्राइब किया है इंडिया को एज ए सक्सेसफुल इंडिया। मतलब अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है ये इज बीइंग इन द वर्ल्ड इंटरेस्ट। मतलब ये वर्ल्ड की इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अंडरलाइनिंग इंडियाज ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेवेंस। 5 point, the FTA aims to boost trade, investment, supply chain resilience and market access between India and the EU. तो जो FTA का एम होगा वो क्या होगा? एक तो ट्रेड बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस होगा एंड मार्केट एक्सेस होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड द EU। 6 point, the trade agreement is part of broader strategic package including security and defense partnership, energy cooperation and mobility agreements. तो जो ट्रेड एग्रीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक पैकेज है, जैसे इंक्लूड होगा हमारा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, एनर्जी कॉपरेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। 7 पॉइंट, द एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट अ शेयर्ड कमिटमेंट टू रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड इन बिटवीन राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो जो एग्रीमेंट है वो रिफ्लेक्ट क्या करता है? एक शेयर्ड कमिटमेंट टू रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड किस बीच में? इन बिटवीन राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। द डील स्ट्रेंथन द इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप positioning both as a key player in shaping a new global economic and political order। तो जो डील होगी वो स्ट्रेंथ करेगी इंडिया और EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इसको पोजिशनिंग बोथ अ की एज अ की प्लेयर। मतलब ये दोनों कंट्री जब साथ में आएंगे हमारे ट्रेड करेंगे तो ये पोजीशन होंगे बोथ कंट्रीज एज अ की प्लेयर इन शेपिंग। मतलब शेप करेंगे न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। विद रेफरेंस टू द इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इज FTA, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द एग्रीमेंट हैज रिसीव्ड पॉलिटिकल अप्रूवल फ्रॉम बोथ साइड्स। Second, the final text will come into force only after legal scrubbing. तो which of the statement given above is correct? तो both options are correct because the agreement has received political approval from both the sides. And the second, the final text will come into force only after legal scrubbing, मतलब after checking a document from a legal point of view and correcting it. The answer will be C. Question number 2, the India-EU FTA is a part of a broader framework that also include currency union and physical governance. A. B. Defense, energy and mobility cooperation. C. Military alliance under NATO. No. D. Only services sector liberalization. So answer will be B. Defense, energy and mobility cooperation. And the second article is related to VBG-RAMG Act 2023, which is Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2023,
diluted the core employment guarantee by reducing assured work days from 125 days under मनरेगा to 100 days, weakening the right based framework। तो जो VBG-RAMG एक्ट 2023 है उसने डाइल्यूट किया है कोर एम्प्लॉयमेंट गारंटी बाय रिड्यूसिंग, मतलब जो दिनों को रिड्यूस किया है अज्योर्ड वर्क डेज फ्रॉम 125 डेज अंडर मनरेगा टू 100 डेज, जो करता है वीकनिंग द राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। Second point, the Act introduces discretionary provision allowing the center to decide whether state qualifies for the scheme, which is undermining universality and legal entitlement। तो जो एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न है, मतलब खुद से लिया गया है, अलाउ करता है सेंटर को कि वो डिसाइड करेगा वेदर स्टेट क्वालिफाई है फॉर द स्कीम, जो अंडरमाइन करता है यूनिवर्सलिटी एंड लीगल एंटाइटलमेंट। Third point, the government claims employment under VBG-RAMG is available on request, but actual demand-based access is unclear, making it an illusory guarantee। तो जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि जो एम्प्लॉयमेंट होगा अंडर VBG-RAMG वो अवेलेबल होगा ऑन रिक्वेस्ट, बट नॉट एक्चुअल डिमांड बेस्ड एक्सेस इज अनक्लियर, मतलब ये डिमांड बेस्ड पर नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट पे होगा, जो बनाता है इसको एक इल्यूजरी गारंटी। फोर्थ पॉइंट, नॉर्मेटिव फंडिंग रिप्लेसेस डिमांड ड्रिवन फंडिंग, शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिस्क फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट कॉन्ट्रारी टू मनरेगाज डिज़ाइन। तो जो नॉर्मेटिव फंडिंग वो रिप्लेस करेगा डिमांड ड्रिवन फंडिंग, मतलब जब स्टेट चाहेगा कि सेंट्रल को अगर लगेगा कि इस स्टेट को रिक्वायरमेंट्स है तो वहाँ पे दिया जाएगा, और सेंटर को नहीं लगेगा कि स्टेट को नहीं ज़रूरत है तो वो नहीं देगा। जो शिफ्ट करता है बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिस्क फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट, तो बर्डन किस पे आएगा, स्टेट्स पर आएगा। जो कॉन्ट्रारी है टू मनरेगाज डिज़ाइन, मतलब अपोजिट है मनरेगाज डिज़ाइन, पर मनरेगा में ऐसा नहीं था, मनरेगा में डिमांड ड्रिवन था, मतलब हर स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता था। अब इसमें क्या होगा, अब जो सेंटर जिसको चाहेगा, जिसको चूज़ करेगा, जिसको रिक्वायर्ड होगा उसको देगा। पॉइंट, पुअरर एंड हाई डिस्टेड स्टेट्स विच डिपेंड मोर ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटीज स्टैंड टू लूज द मोस्ट, वर्सनिंग रीजनल इनइक्वालिटी। तो मतलब वो स्टेट जो पुअरर है और हाई डिस्टेड स्टेट विच डिपेंड, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं मोर ऑन एम्प्लॉयमेंट गारंटीज़, वो स्टैंड टू लूज द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उन स्टेट्स को पड़ेगा जो पुअर होंगे और या हाई डिस्टेड स्टेट्स होंगे। जो वर्सन करेगा, मतलब जो और उसको डिस्टेंस बनाएगा रीजनल inequality। 6 point, the argument that digital system will ensure transparency ignore ground level realities such as digital exclusion, delayed payments and administrative bottlenecks। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंसी तो इंश्योर करेगा, लेकिन इग्नोर क्या करेगा, ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ सच एज डिजिटल एक्सक्लूजन, डिलेड होगा पेमेंट्स में, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक। सो व्हाट इज़ द मीन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक, इट्स मीन अननेसेसरी डिलेस व्हेन रूल और प्रोसीजर ऑफ ऑफिशियल क्रिएट, मतलब अननेसेसरी डिलेस। 7 point, replacing मनरेगा with VBG-RMG without parliamentary repeal amounts to backdoor dilution, raising constitutional and accountability concern। इट्स मीन आपने रिप्लेस किया है मनरेगा को किससे, VBG-RMG विदाउट पार्लियामेंट्री रिपील अमाउंट टू बैकडोर डाइल्यूजन, जिससे रेज होते कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकाउंटेबिलिटी कंसर्न। इसका मतलब ये है जो मनरेगा था वो एक पार्लियामेंट्री बेस्ड इनैक्टेड लॉ था जो गारंटी करता था एम्प्लॉयमेंट, और उसको मनरेगा को इन्होंने मतलब वीक कर दिया, मतलब टोटली साइडलाइन कर दिया। और ये कैसे हुआ है, दिस इज़ डन नॉट बाय रिपीलिंग और अमेंडिंग, ना मतलब इसको रिपील किया ना इसमें अमेंडमेंट किया है इन पार्लियामेंट, बट बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव स्कीम विच इज़ VBG-RAMG थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ये जो मूव है इसको कहते हैं बैकडोर डाइल्यूजन, बिकॉज द लॉ एग्जिस्ट ऑन पेपर बट इज़ अंडरमाइंड इन प्रैक्टिस। और ये क्या करता है, दिस रेज कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, रूल्स ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी इशू।
So that is the mean of the point 7. 8 point. The article argues that strengthening Manrega, not substituting it, is the correct policy response to rural distress and unemployment. मतलब आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया है ऑथर ने कि आपने मनरेगा को स्ट्रेंथ करने की बजाय उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब ऑल्टरनेट एक आप अदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ले आए। ये एक करेक्ट पॉलिसी रिस्पॉन्स नहीं था, एक्चुअली ये एक रूरल डिस्ट्रेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्स था। With reference to VBGRAMG Act differs from Manrega primarily because it option A increases guarantee employment days, B makes employment a discretionary entitlement, C expand urban employment coverage, D removes digital monitoring. So answer will be B, makes employment a discretionary entitlement. Second question, replacing demand driven funding with normative funding in employment scheme is criticized because it A. Ensure uniform expenditure across states. B. Strengthen center-state cooperation. C. Shift financial risk to poorer states. D. Improve transparency automatically. The answer will be C. Shift financial risk to poorer states.